चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सिविक्स के चौथा चैप्टर जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां, इस चैप्टर के हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में इस चैप्टर की सारी बेसिक बातें मैं आपको समझा चुका हूं। बस आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले प्रश्न उत्तर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है। आप किताब खोल के अपना प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न उत्तर दीर्घ उत्तरीय है। इसमें से देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में जब मैं इस चैप्टर का बेसिक पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको ये बातें बता दिया था। हालांकि फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है, तो बस आपको इतना लिखना है कि लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वो जिम्मेदारी वाली सरकार बनती है। कुछ गलत करेगी तो जनता को जवाब देना पड़ेगा और जनता उसको हटा भी सकती है। इसलिए लोकतंत्र वाली सरकार क्या होती है, उत्तरदायी सरकार होती है और कहीं ना कहीं उसके पास एक सीमाएं होती है। वो मनमानी कोई कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए वो क्या होती है, वैध सरकार का भी गठन करती है। यानी लोकतंत्र में जो सरकार पर बनती है वो उत्तरदायी भी होता है और एक क्या होता है, सीमित भी होता है, मतलब एक सीमा तक होता है। वैध का मतलब हो गया सीमा तक। कहीं ना कहीं देखो वही बात आ रही है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। बस इतना लिखना है कि लोकतंत्र जनता का शासन है, यहाँ जनता शासन करता है और हम लोग जो सरकार चुनते हैं, वो जो सरकार नियम कानून लगाती है, वो सब सरकार को जवाब देना पड़ता है। सरकार को उत्तरदायी सरकार के पास उत्तरदायी होता है कि मैं जनता का सब प्रश्नों का जवाब दूं। यदि सरकार जनता के प्रश्नों का जवाब नहीं देगी तो वो सरकार किसी लायक होगी नहीं, जनता के नजर में गिर जाएगी। अगले बार वोट मांगने आएगा तो जनता उसको मार के भगा देगा, जनता उसको वोटे नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग सरकार चुनते हैं वो उत्तरदायी होता है और वैध होता है। वैध इसलिए होता है ना क्योंकि वो मनमानी कार्य नहीं कर सकता है। यदि मनमानी कार्य करेगा तो जो विपक्षी दल होते हैं, कहने का मतलब जो उस पार्टी को छोड़कर जो अन्य दल होते हैं वो क्या करेंगे, उस पार्टी का बुराई करेंगे। आप कभी कल देखे होंगे यूट्यूब पर चाहे टीवी पर, अपने हमारे खाए नेता सब लड़ता है, सब ये उसका बुराई करेगा, ये उसका बुराई करेगा। तो ये सब क्या होता है, विपक्षी दल होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार मनमानी नहीं कर सकती। लोकतंत्र में मनमानी करेगी, विपक्षी दल उसको गिरा देगा और अपने आप को आगे कर लेगा, तो उसकी सरकार गिर सकती है। ठीक है ना। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार है, बस इतना लिखना है। लोकतंत्र क्या है, एक जनता का शासन है। यहाँ जनता शासन करती है, जनता खुद सरकार चुनती है। तो हम लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार के पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारियां होती है और हर चीज का सरकार को जवाब देना पड़ता है जनता को। यदि जनता को सरकार जवाब नहीं देगी तो जनता के नजरों में सरकार गिर जाएगा और अगले बार वो कुछ कर नहीं पाएगा। और साथ में लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वो मनमानी कार्य नहीं कर सकती है। इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि मनमानी कार्य करेगी तो अगले बार जनता उसको जिताएगी नहीं। इसलिए लोकतंत्र उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करती है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। दो बार विकास लिखा गया है, ध्यान दीजिए। लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। बताना है कि लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि मतलब क्या ना कि इकोनॉमिकल दृष्टि से भी देश को आगे बढ़ाता है और जनता को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। तो लोकतंत्र किस तरह से, बस इतना लिखना है कि लोकतंत्र जनता का शासन है और यहाँ पर जनता अपनी मांग को मनवाने के लिए क्या करती है, जन संघर्ष करती है। मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर आंदोलन करते हैं कि आप मेरी ये मांग पूरा करिए, आप मेरी ये मांग पूरा करिए। और सरकार को भी जनता का काम करना ही पड़ता है क्योंकि सरकार जो होता है ना जनता का गुलाम होता है। यदि इस बार वो जनता का बात नहीं मानेगा तो जनता एकदम निशाने में बैठा लेगा कि ससुरी कहीं कि अब की राह कि हम तरह का वोट देता नहीं देगा जनता वोट। जनता बुर्बक नहीं है, जनता शिक्षा ग्रहण करके जनता सब अपने अधिकार को पहचानने लगा है, सबकी मेरा अधिकार क्या है। जनता बुर्बक नहीं रह चुका है पहले वाला। तो लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, तो बस इतना लिखना है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें जनताएं जो होती है अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को सरकार के पास रखती है और सरकार को भी जनता की बात माननी पड़ती है। इसलिए क्योंकि सरकार जो होता है ना जनता का क्या होता है, गुलाम होता है। मतलब सत्ता तो सरकार के हाथों में होती है लेकिन जनता मेन उसका स्रोत होता है। जनता को अगर जनता को सरकार खुश नहीं कर पाया तो समझिए कि वो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी क्योंकि सारा मतलब बागडोर किसके हाथों में होता है, जनता के हाथों में। अब्राहम लिंकन ने बोला था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। भूतपूर्व ये क्या था, अमेरिका का राष्ट्रपति थे, मतलब पहले थे राष्ट्रपति, अब नहीं है बेचारे। तो लिखना बस इतना है कि लोकतंत्र में एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपनी समस्याएं खुलकर रखते हैं और सरकार को भी उनकी समस्याओं को सुलझाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक, देखो
क्वेश्चन देखो, जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना तो क्वेश्चन को समझ समझ कर थोड़ा सा जवाब दो। क्वेश्चन को पहले समझ लोगे क्या बोलती है, तो इससे तो भाषण देने के लिए आदमी बहुत दे सकता है। तो देखो, लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि का मतलब समझते हो ना, जनता के बीच समृद्धि मतलब जनता को विकसित और विकास उसको विकसित करने का काम करती है। आपको बस इतना लिखना है कि लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वो सभी जातियों को आपस में मिला कर रखती है। वो न तो किसी को छोटा जात मानती है, न किसी को बड़ा जात मानती है, बल्कि सबको एक समान नजरिए से देखने का काम करती है लोकतंत्र, और सभी को आगे बढ़ाने का काम करती है, सबको विकास की गति देती है, सबको विकास की एक नई दिशा देती है। इसी कारण लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि और विकास के नजरिए से अपनी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। बस इतना लिखना है कि लोकतंत्र जनता का शासन है, और लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वो सभी धर्मों के लोगों के बीच, चाहे सभी जातियों के लोगों के बीच अपना सामंजस्य तैयार करती है। कहीं ना कहीं सबको समान नजरिए से सबको आगे बढ़ाने का एक एक नियम लगाती है। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो आर्थिक समृद्धि हर जातों के बीच क्या करती है, हर लेवल से विकसित करती है, हर जातों को एक नजरिए से देखती है, हर धर्मों को एक नजरिए से देखती है, जिसके कारण से उसका जो देश है ना आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है ना, ये भी समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को पाटने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है। कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र होता है ना, लोकतंत्र क्या है, एक सामाजिक मतलब विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। सामाजिक विषमताओं से पटा हुआ देश है। कहने का मतलब ये कि हम लोग के देश में क्या है, बहुत मतलब हम लोग के समाज में तरह तरह के मतलब अलग अलग जात के अलग अलग धर्म के लोग मौजूद है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर खाली हिंदू है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अपने देश इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये तो नारा आप हमेशा सुनते भी होंगे, हर 26 जनवरी को, हर 15 अगस्त को आप लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। देखो बाबू, कहने का मतलब ये कि हम लोग का जो देश है उसमें बहुत मतलब हम लोग के समाज में हर जात के लोग, हर धर्म के लोग मौजूद है। तो यहाँ पर हर विषमताओं के लोग रहते हुए भी इनके बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य कौन करता है, लोकतंत्र करता है। बस आपको इतना लिखना है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के हर लोगों को एक नजरिए से देखा जाता है। समाज के हर लोगों को, छोट हो चाहे बड़ हो, दलित हो चाहे मध्यम हो चाहे वर्ग मतलब उच्च वर्ग का लोग हो, वो सबको समान अधिकार देता है और सबको समान नजरिए से देखने का काम करता है। यानी जब भी विषमता फैलने वाली रहती है, जब भी मतलब कास्टों के बीच, धर्मों के बीच तनाव होने वाली रहती है, तो उन सभी के बीच सामंजस्य बैठाने का कार्य कौन करता है, लोकतंत्र करता है। तो किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को पाटने में क्या होता है, मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है। तो बस आपको इतना क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि जो लोकतंत्र होता है कौना स्थिति में इस विषमताओं को खत्म करने के लिए तैयार रहता है। तो कहने का मतलब जब भी धर्म की बात, जाति की बात में जब आपस में लड़ाई होती है तो उन सबको एक साथ लेकर सबके बीच समान दोस्ती भाईचारे का संबंध स्थापित करने का कार्य लोकतंत्र करता है। ठीक है ना, बस इतना लिखना है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जहां पर हर धर्म के लोगों को, हर जात के लोगों को, हर कास्ट के लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं और समान नजरिए से देखी जाती है, और सभी को समान अधिकार देकर सबको विकसित करी जाती है ताकि सब कोई भाईचारे के साथ एक साथ चले और अपने देश का उन्नति के साथ मतलब अपने देश का प्रगति के साथ विकास हो। तो कहीं ना कहीं हर धर्मों के बीच सामंजस्य का वातावरण बनाने में लोकतंत्र अपनी अहम भूमिका निभाती है। तो ये 3 तक प्रश्न हो गया। 3 के बाद हम यहाँ पर 8वां 9वां लिखे। देखो बुआ, 3 के बाद आपके चैप्टर्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो 3 के बाद किताब खोलकर देखिए। 3 के बाद आपका चौथा जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वो किन मुद्दा पर ज्यादातर मतलब सफलता पाई है। और यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन नंबर का है कि राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। नहीं, अभी भी कुछ ना कुछ असमानताएं विद्यमान हम लोगों के समाज में। लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। टकराव तो खत्म नहीं है, अब कभी कल अपने में दंगा फैला देता है सब। बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। हाँ जी, ये सही है। बहुमत मतलब जो बहुत ज्यादा मात्रा में है, अल्पसंख्यक जो कम मात्रा में है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का क्या है, इसमें सफलता पाई है। यानी आपका 4 का गौर नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कि बहुमत और अल्पसंख्यकों वाले समूह के साथ एक समान व्यवहार करता है। यानी 4 का गौर नंबर सही हो जाएगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। इसका 5वां क्वेश्चन है आपका,
पांचवा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है। बताने कि इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। ऑप्शन नंबर क है कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष का चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था और बहुसंख्यकों का शासन। मतलब कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था इसमें से संबंधित नहीं, ये बताना है कि कौन, चार ऑप्शन है, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये बातें बताना है। देखो बुआ, बहुसंख्यकों का शासन, ये क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहती है कि यहाँ पर सब समान है, कोई भी शासन कर सकता है, बशर्ते वो जनता के दिल को जीत लेनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो ये आपका ये 5 का घ नंबर आंसर सही होगा कि बहुसंख्यकों का शासन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए। 6 में बोल रहा है कि सत्य और असत्य आपको लिखना है। बोला कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक एवं सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में किया गया कौन सा सर्वेक्षण सही और कौन सा गलत है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक विषमताओं के लिए जो सर्वेक्षण किया गया उस पर सत्य और असत्य आपको बताना है। अब इसका 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, किताब खोलकर बैठे रहिए, इसी कारण से मैं बोला हूँ किताब खोलकर बैठ कर देखते रहिए। देखो यहाँ पर 6 का 1 नंबर है कि लोकतंत्र और विकास एक साथ साथ चलते हैं। हाँ जी, लोकतंत्र और इसका विकास दोनों साथ साथ चलते हैं। ये आपका 6 का 1 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सत्य लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती है। भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा असमानताएं बनी रहेंगी तो लोकतंत्र कभी आगे बढ़ भी नहीं करेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 6 का मतलब 6 का 2 गलत है। आगे देखिए 3 नंबर, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है। अरे तानाशाही में इतना ना असमानता होता है, छोटा को छोटे बना कर रखेगा सब, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। आगे देखिए 4 नंबर, तानाशाही व्यवस्थाएं लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुई है, कभी नहीं। भले वो विकास की प्रक्रिया ज्यादा चल रहा है लेकिन वो जनता के मांगों को जनता के कल्याण के लिए नहीं सोचती है, इसलिए तानाशाही व्यवस्थाएं लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध नहीं हुई है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी सिर्फ एक ही को सत्य हुआ 1 नंबर। अब देखिए 7वां क्वेश्चन भी यही बोला है कि सही अथवा गलत का आपको चयन करना है, कौन सही है कौन गलत है। बोल रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन सही अथवा गलत है। अब इसका 1 नंबर देखिए, आज लोग पहले से कहीं अधिक मताधिकार की उपयोगिता को समझने लगे। हाँ जी, आज जो ना पहले से ज्यादा मतलब वोट देने को, वोट के अधिकार को समझने लगे हैं। पहले 71 करोड़ था, अब आ गया 90 करोड़। कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ते जा रही है मतदाताओं की, तो आज ज्यादा मात्रा में मतलब क्या समझने लगे हैं अपने अधिकार को। तो 7 का 1 नंबर सही हो जाएगा, इसमें सही मार लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि शासन की दृष्टि से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था ब्रिटिश काल के शासन से बेहतर है। देखो कहने का मतलब है कि शासन की दृष्टि से अगर देखी जाए तो आज की लोकतंत्र बहुत खराब स्थिति में है। कब, ब्रिटिश काल में जब शासन करते थे। बता रहे कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छा है कि जब अंग्रेज शासन करते थे वो हम लोग को गुलाम बना कर रखे थे ना पूरी तरह से। हम लोग ऐसा व्यवहार करते थे कि हम लोग जानवर से भी बदतर उन लोगों के नजर में थे। तो कहीं ना कहीं आज के लोकतंत्र क्या बहुत ज्यादा मात्रा में बेहतर है। तो बोला है कि क्या ब्रिटिश काल वाला शासन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था लगा था वो सही है, नहीं गलत है, वो बेहतर सिद्ध नहीं हुआ है, यानी ये गलत हो जाएगा आपका 2 नंबर। अब 3 नंबर देखिए, अभिवंचित वर्ग के लोग चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। कौन कहता है अभिवंचित मतलब जो छोट है, जो बड़ है, छोट इसमें भाग नहीं ले सकता, ये भी गलत है। छोट बड़ कोई भी हो सब भाग ले सकता है चुनाव में। अब देखो इसका 4 नंबर, राजनीतिक दृष्टि से महिलाएं पहले से अधिक सत्ता में भागीदार बनने लगी है। हाँ भाई, राजनीतिक दृष्टि से देखी जाए तो आज महिलाएं जो है ना चढ़ बढ़कर राजनीति में क्या कर रही है, भाग ले रही है। इसका मतलब आपका 7 का 4 नंबर सही होगा। यानी इसमें सही 1 और 4 सही हुआ, 2 और 3 गलत हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये 4, 5, 6, 7 तक ऑब्जेक्टिव है। अब 8वां 9वां इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, जरा सा इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो 8वां क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन करे कि भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखने का काम करते हैं। देखो बुआ, भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को हम लोग कैसे देखो आंकते, पहले यहाँ पर समझिए, इसको आंकड़ा करना कि इस लोकतंत्र के भविष्य को आप कैसे देखते हैं। अगर यहाँ पर देखिए भारतवर्ष में लोकतंत्र जब लागू हुआ था ना, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र हम लोग के लिए हानिकारक में सिद्ध हो रहा था। जैसे 1970 की दशक याद करते हैं, उसमें 1.5 साल तक आपातकाल लागू कर दिया गया था, जबकि भारत देश लोकतांत्रिक देश है। जनता की मांगों को पूरा नहीं कर रहा था। जनता यहाँ पर मांग रखा था कि इंदिरा गांधी आप इस्तीफा दो, लेकिन वो दे नहीं रही थी, बल्कि 1975 में आपातकाल लागू कर दी थी, जिसके कारण से जनता आक्रुद्ध हो गया था। और उसी समय 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था और उसी समय बहुमत से जनता पार्टी जीता भी था, लेकिन 1980 में वो हारा। फिर इंदिरा गांधी वहां पर सरकार अपना बहुमत से क्या करी, सरकार बना ली थी, ठीक है ना। देखो तो भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस तरह आंकेंगे, बस आपको इतना लिखना है कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें जनता क्या करती
करती है कि अपनी मांगों को जनता सरकार के सामने रखती है और सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना पड़ता है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र जनता आज भरपूर मात्रा में क्या हो चुकी है, खुश हो चुकी है। यानी यही सब शासन व्यवस्था जनता चाहती है कि जिसमें हम अपनी मांगों को सरकार से पूरा कराए, सरकार हमारी हर जरूरतों को, हर आवश्यकताओं को, और सरकार हमारे अधिकारों को देने का काम करे। तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है जनता के लिए बहुत मतलब खुशहाली सिद्ध हो रही है, जनता की हर मांग को पूरा कर रही है, जनता के हर अधिकारों के संग लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र बहुत मात्रा में क्या है, हम लोग के लिए जरूरी है। और ऐसी लोकतंत्र भविष्य तक रहे, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक रहे, क्योंकि इसमें जनता छोट बड़ हो, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री के पद पर बन सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है, मतलब छोटा से मोटा आदमी भी बहुत बड़का पद हासिल कर सकता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था दर्शाता है। लेकिन तानाशाही में, राजशाही में क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का परपोता ही राजा बनेगा। इसमें नहीं, इसमें जनता के दिल में जो ना घर जो बना लेगा ना, वही शासन करेगा। जो जनता के दिलों पर राज करेगा वही शासन करेगा। जो जनता की हर मांगों को पूरा करेगा, जनता के सुख दुखों को समझेगा, जो हर जातों के बीच एक समानता का भावना रखेगा, जनता उसी को जिताती है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र बड़ी जरूरी है। इसलिए जरूरी है ना क्योंकि ये छोटे बड़े किसी को नहीं देखता है, और यहाँ पर परिवारवाद वंशवाद नहीं चलता है। जिसमें परिवारवाद वंशवाद चलता है ना एक दिन वो पार्टी क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। जैसे कांग्रेस को ले लीजिए, इतना ना नीचे गिर गया कि उसका शासन व्यवस्था बनी नहीं रही कहीं है। अब बिहार में लालू यादव है जो ये वंशवाद परिवारवाद चलाते आ रहे हैं कि अपने बाद अपने बेटा को पार्टी को टिकट देते आ रहा है सब। तो कहीं ना कहीं एक दिन ये भी पार्टी देखिएगा बड़ी मात्रा में गिर जाएगी, क्योंकि जो परिवारवाद को अपनाता है ना वो पार्टियां कभी भरपूर मात्रा में आगे नहीं बढ़ती है। तो लोकतंत्र अपने देश में लाना जरूरी है, क्योंकि ये जनता की मांगों को, जनता की समस्याओं को, जनता के अधिकारों को देखती है, सुनती है और उसके अनुसार पूरा करती है। और ये हर जातों को एक समान एक अधिकार देने का काम करता है। इसलिए आने वाले भविष्य तक, जब तक पृथ्वी रहे तब तक लोकतंत्र यहाँ पर रहनी चाहिए। बस इतनी बातें आपको लिख देनी है। देखो अब अंतिम क्वेश्चन देखो, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकते हैं। भारत में लोकतंत्र एक ही कारण से सफल हो सकते हैं, वो है शिक्षा, और दूसरा का है आतंकवाद को मिटाकर। देखो आतंकवाद क्या करते हैं, देश की इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करते हैं। शिक्षा क्या करते हैं, देश को जीरो से हाई पर पहुंचाने का काम करते हैं। आज इंडिया इतना विकसित हो गया है, इसके पीछे का रीजन है इसका शिक्षा। आज चाइना दुनिया का नंबर 1 देश बनते जा रहा है, उसके पीछे का रीजन है शिक्षा। अमेरिका सबसे मतलब मजबूत इकोनॉमी में आता है, सबसे मतलब वो उसको पावर लेवल का कही जाती है कि सबसे मजबूत देश है। जनसंख्या बहुत छोटा, बिहारों के बराबर उसकी जनसंख्या नहीं होगा, लेकिन सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है शिक्षा। उसके पीछे का रीजन ही है शिक्षा। जो देश शिक्षा वाले मार्ग को अपनाता है ना, वो कभी पीछा रह ही नहीं सकता, उसका कोई टक्कर ले ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है, उसका नाम है शिक्षा। तो भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, सिंपल सी बात है, भारतवर्ष में लोकतंत्र तभी सफल होगा जब हम लोग शिक्षा वाले रास्ते को अपनाएंगे, जब शिक्षा को ग्रहण करेंगे और आतंकवाद को मिटाएंगे। ऐसे बहुत सारे देश आपको मिलेंगे जहां आतंकवाद, जैसे पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान बर्बाद क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन है वो आतंकवाद। वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देगा, वो खाली आतंकवाद पालना चाहेगा, वो खाली दूसरे देश से युद्ध करना चाहेगा, दूसरा देश और कौन है ना, इंडिया से खाली युद्ध करना चाहेगा, उजरी बसा रहता है इंडिया के। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो भारत में लोकतंत्र सफल कैसे हो सकता है, इसके पीछे एक ही रीजन है, वो है शिक्षा। तो यहाँ के जनता को जल्दी जल्दी क्या करी जाए, जागरूक करी जाए और शिक्षा के प्रति उन्हें उत्तेजित करी जाए, अलर्ट करी जाए। जितना मात्रा में शिक्षित होंगे, जितनी जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, उतनी तेजी से शिक्षा बढ़ेगा ना, तो आपका देश बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग जनसंख्या बढ़ाने पर न ध्यान देकर शिक्षा बढ़ाने पर ध्यान दे देंगे ना, तो आने वाले भविष्य में 10, 15, 20 साल में दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश माना जाएगा, वो है इंडिया। क्योंकि इंडिया ही है जो हर देश में प्रेम, वर्चस्व ये सब कायम करते आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं सारा देश इंडिया से ही सीखता है। नहीं देखो अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, वास्तविक इतिहास किसे कहते हैं। बाबू भारत के इतिहास का एक पन्ना संपूर्ण देश के इतिहास के बराबर पड़ जाती है। यानी भारत का इतिहास जो है ना, सारे देश पर क्या करती है, भारी पड़ जाती है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक हुए, अशोक जैसे शासक हुए, जिसका साम्राज्य पूरा अफगानिस्तान, इराक तक फैला हुआ था। तो कहीं ना कहीं सबसे मजबूत और शक्तिशाली देश माना जाता है इंडिया। तो भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है, हर लोगों को शिक्षित करके, छोटे बड़े जात लोगों के बीच क्या कर भेदभाव मिटाकर सभी को एक नजरिए से देखी जाए और शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाई जाए। तो शिक्षा ही एक ऐसा मात्र साधन है जो हमारे भारतवर्ष में लोकतंत्र को बहुत अच्छे तरीके से सफल करा सकता है। क्योंकि जब मनुष्य शिक्षित होंगे तो भाई वो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, और जब अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे तो उन्हें लोकतंत्र जो है ना और मजबूत होते चला जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में
में आ गई होगी भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। और ये चैप्टर भी आपका क्या हो गया, बेसिक से क्लियर हो गया और सारा प्रश्न उत्तर भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका चौथा चैप्टर क्लियर हो गया। अब सिविक्स का 5वां चैप्टर बचा है, 5वां, तो इसको भी मैं जल्द ही आपको क्या करूंगा, इस चैप्टर को खत्म करूंगा, यानी सिविक्स चैप्टर पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके अगले वाले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।